पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड भारत के बढ़ते घरेलू कंज्यूमर गुड सेक्टर का एक बड़ा उदाहरण है। 2006 में योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्णा ने इसे शुरू किया था। ये कंपनी बहुत जल्दी देश का सबसे बड़ा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड में से एक बन गया है। पर्सनल केयर, फूड और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ पतंजलि ने आज के मार्केट में आयुर्वेदिक परंपराओं की चैंपियन की तौर पर अपनी पहचान बनाई है। इस आर्टिकल में कंपनी के इतिहास, इसकी शोहरत, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, विवादों और भारत के एफएमसीजी लैंडस्केप पर इसके असर के बारे में बताया गया है। गोनार्द्य या गोनिका पूता के नाम से भी जाने जाने वाले ये नाम प्राचीन भारत के एक या ज्यादा लेखकों, रहस्यवादियों और दार्शनिकों का था। उन्हें कई सांस्कृतिक ग्रंथों के लेखक और कंपाइलर के तौर पर लिस्ट किया गया है। इनमें सबसे मशहूर योग सूत्र है, जो एक पुराना यौगिक साहित्य है। इन ग्रंथों की जांच के आधार पर लेखक शायद दूसरी 5वीं सदी के बीच रहे होंगे। रामदेव और बालकृष्ण ने 2006 में पतंजलि आयुर्वेद शुरू किया था। बालकृष्ण के पास कॉरपोरेशन का 94% हिस्सा था, बाकी हिस्सा दूसरे लोगों में बांटा गया है। मई 2021 तक बालकृष्ण की नेट वर्थ 2.3 बिलियन थी। CLSA और HSBC के मुताबिक पतंजलि 2016 में भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली FMCG कंपनीज में से एक थी। इसकी वैल्यू 3000 करोड़ यानी लगभग 43 बिलियन रुपीस या 510 मिलियन US थी। 2016-17 में पतंजलि का सालाना टर्नओवर 10,216 करोड़ होने का अनुमान था। इंडिया इन्फोलाइन की एक स्टडी के मुताबिक पतंजलि की सफलता का असर कम से कम 13 लिस्टेड कंपनीज पर पड़ेगा, जिनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, डाबर, ITC और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स शामिल हैं। रामदेव, जिन्हें पहले रामकिशन यादव के नाम से जाना जाता था, का जन्म 1965 और 1975 के बीच में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के आलीपुर गांव में एक हरियाणवी परिवार में हुआ था। उनका जन्म गरीब अनपढ़ किसान राम निवास और गुलाबो देवी के घर में हुआ था। बचपन से ही उनके चेहरे का बायां आधा हिस्सा थोड़ा पैरालाइज्ड रहा है, शायद किसी जन्मजात बीमारी या बचपन की बीमारी की वजह से। रामदेव ने शुरू में हरियाणा का शाहबाजपुर के एक सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास तक पढ़ाई की। कम उम्र में ही रामदेव दयानंद सरस्वती की रचनाओं से इतनी प्रभावित हो गए कि उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़ दिया, जहां का सिलेबस ब्रिटिश पॉलिटिशियन बैबिंगटन मैकलेल के एजुकेशनल प्रोग्राम की झलक था। उन्होंने लगभग 9 साल की उम्र में कानपुर के एक गुरुकुल में अपनी पढ़ाई शुरू की। रामदेव ने 1984 से 1989 तक अर्श गुरुकुल महाविद्यालय में पढ़ाई की। 14 साल की उम्र में वो अपने एक प्राइमरी टीचर आचार्य बलदेव जी के अंडर में एक गुरुकुल में पढ़ने के लिए कालवा चले गए। यहीं पर उनकी मुलाकात उनके क्लासमेट बालकृष्ण से हुई। 1992 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रामदेव कृपालू बाग आश्रम में पढ़ने के लिए हरिद्वार चले गए, जहां वो शंकर देवी महाराज के गाइडेंस में थे। कृपालू बाग आश्रम में उन्होंने आर्य समाज के आचार्य करमवीर से योग सीखा। रामदेव ने त्याग का व्रत लिया, संन्यास लिया और रामदेव नाम रख लिया। रामदेव और करमवीर ने पूरे भारत में योग कैंप लगाए और साथ मिलकर हरिद्वार में च्यवनप्राश की मार्केटिंग की। 5 जनवरी 1995 को बालकृष्ण, रामदेव और आचार्य करमवीर ने हरिद्वार के कृपालू बाग आश्रम में दिव्या योग मंदिर ट्रस्ट शुरू किया। उन्होंने एक आयुर्वेदिक फार्मेसी शुरू की और दिव्या योग मंदिर ट्रस्ट के तहत योग कैंप लगाए। लेकिन कंपनी और इसके फाउंडर से जुड़े विवाद के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। उत्तराखंड सरकार ने रामदेव के खिलाफ अलग अलग अपराधों के लिए 100 केस दर्ज किए। इनमें से 81 केस हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार और इंडियन स्टैंप एक्ट के उल्लंघन के लिए दर्ज किए गए थे। कॉरपोरेशन पर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में गलत विज्ञापन करने और मार्केटिंग से पहले खराब टेस्टिंग के आरोप है। अप्रैल 2015 से जुलाई 2016 के बीच 21 धोखाधड़ी वाले विज्ञापन के खिलाफ 33 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 17 ने ASCI के नियमों का उल्लंघन किया। सितंबर 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी को अपने ब्रांड च्यवनप्राश का विज्ञापन बंद करने का आदेश दिया।
जिसमें कंपटीटर्स को बदनाम किया गया था। कंपनी के प्रोडक्ट्स जिनमें आंवला जूस और आयुर्वेदिक दवाएं शामिल हैं, खराब क्वालिटी की वजह से बैन कर दिया गए हैं। रामदेव और बालकृष्ण को गुरु माना जाता है और जब भी वो किसी इलाके में जाते हैं तो उनके पैर दबा दिए जाते हैं। मजदूरों को हफ्ते में 6 दिन में 12 घंटे काम करने के लिए हर महीने 6,000 मिलते हैं। उन्हें सैलरी बढ़ाने की रिक्वेस्ट करने से भी रोका जाता है, ये कहकर कि फैक्ट्री में काम करना सेवा माना जाता है। रामदेव की दिव्या फार्मेसी के बनाए और पतंजलि फार्मेसी नेटवर्क से बेचे गए प्रोडक्ट्स में से एक दिव्य पुत्र जीवक बीज था, जिसे कंपनी के कैटलॉग में इनफर्टिलिटी ठीक करने वाली एक नेचुरल जड़ी बूटी के तौर पर एडवर्टाइज किया गया था। लेकिन डॉक्टर्स ने दवा के गुमराह करने वाले नाम का जिक्र किया, पुत्र जीवक, मतलब बेटा की जिंदगी। कुछ पतंजलि फार्मेसी आउटलेट्स ने दावा किया कि एडवर्टाइजमेंट बेटे के जन्म को पक्का करने वाला बताकर किया, जिससे साफ तौर पर बिक्री बंद हो गई। जुलाई 2015 में ऑपोजिशन एमपीज ने भारतीय संसद में ये मुद्दा उठाया और रामदेव पर बेटे के जन्म का वादा करने वाला प्रोडक्ट बेचने का आरोप लगाया। जनवरी 2018 में हरिद्वार जिला के लोगों ने आरोप लगाया कि पतंजलि फैक्ट्री गंगा नहर और आसपास के बारिश से भरी पानी को जमीन के पानी से गंदा कर रही है। कहा जाता है कि बिजनेस से निकालने वाले केमिकल की वजह से इलाके की कई जानवर मारे गए। रामदेव के असर की वजह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं किया और 40 गांव के लोगों ने विरोध करने की कसम खाई थी। उत्तराखंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इलाके से बहने वाले कचरे को साफ करने का ऑर्डर दिया है। इससे पहले बोर्ड ने पतंजलि को लोकल पानी में बिना ट्रीट किए हुए इंडस्ट्रियल गंदा पानी छोड़ने के लिए नोटिफाई किया था। पतंजलि के जनरल मैनेजर ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि कंपनी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 के इलाज के लिए कोरोनिल नाम से एक दवा लॉन्च की, जिससे रामदेव ने बीमारी को ठीक करने का दावा किया। नए दवा की प्रभावकारिता और सुरक्षा का समर्थन करने वाला कोई निदानिक दाता नहीं था, जिसके कारण सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया हुई और आयुष मंत्रालय पर संदेश पैदा हुआ। कोरोनिल के लॉन्च के कुछ घंटों के भीतर मंत्रालय ने एक बयान जारी करके नए उपचार के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया और व्यवसायों से इसे बेचने को रोकने के लिए कहा, जब तक कि परीक्षण के डेटा की चिकित्सा अधिकारियों द्वारा समीक्षा नहीं की जाती। उत्तराखंड सरकार ने आयुर्वेदिक विभाग के एक अधिकारी के अनुसार कोरोनिल की मंजूरी के लिए आवेदन में कोविड-19 का उल्लेख नहीं था। देखा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करने का कोई भी सामग्री इसमें नहीं थी। अगस्त 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के खिलाफ एलोपैथी की बुराई करने वाली अपनी दवाएं बेचने के आरोप में केस किया। कोर्ट ने दावा किया कि ये 1954 के डूज एंड डोंट्स एक्ट DOMA और 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दोनों का उल्लंघन है। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को गुमराह करने वाला विज्ञापनों के खिलाफ चेतावनी दी और किसी भी धोखेधाड़ी वाले दावे के लिए हर प्रोडक्ट पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का धमकी दी। चेतावनियों और भरोसे के बावजूद पतंजलि झूठे विज्ञापन छापता रहा। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के विज्ञापनों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना के आदेश जारी किए। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को मीडिया के जरिए माफी मांगने का आदेश दिया। पतंजलि ने शुरू में एक छोटी सी माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें काफी नहीं पाया। नतीजे के तौर पर पतंजलि ने कोर्ट के कहने पर अखबारों में एक बड़ी माफी जारी की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेटरी इनएक्शन पर सवाल उठाने के बाद उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस कैंसिल कर दिए। मई 2016 तक कॉर्पोरेशन लगभग 4700 रिटेल आउटलेट चलाती है। पतंजलि अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन भी बेचती है और ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट पर स्टोर खोलने का प्लान बना रहा है। 19 अक्टूबर 2015 को कंपनी PT ग्रुप और किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के साथ मर्ज हो गई, जिससे इसके प्रोडक्ट फ्यूचर ग्रुप के स्टोर में उपलब्ध हो गए। पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट रिलायंस रिटेल, हाइपर सिटी और स्टार बाजार में भी बेचे जाते हैं। 2016-17 में कंपनी ने 10,000 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट रखा था, जो पिछले साल के 5,000 करोड़ से 150% ज्यादा था। फाइनेंशियल ईयर 24-23 में पतंजलि आयुर्वेद का एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन खर्च फाइनेंशियल ईयर 23 के मुकाबले 145.46% बढ़कर 173.13 करोड़ से 424.7 करोड़ हो गया।
पतंजलि ने दिवालिया कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज के लिए 4350 करोड़ का भुगतान किया। मई 2025 तक पतंजलि फूड्स लिमिटेड, जिसे पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था, भारत में एफएमसीजी सेक्टर में एक बड़ी कंपनी है। खासकर खाने के तेल और खाने के प्रोडक्ट्स में कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE में पतंजलि सिंबल के तहत लिस्टेड है। पतंजलि फूड्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसे अक्सर उसकी नेट वर्थ कहा जाता है, हाल के सालों में काफी बढ़ा है। मार्च 2025 तक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 624.33 बिलियन बताया गया है। ये वैल्यूएशन पतंजलि फूड्स को भारतीय मार्केट की टॉप मिड कैप कंपनीज में शामिल करता है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी मजबूत मार्केट पोजीशन को दिखाता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में पतंजलि फूड्स ने 9143.78 करोड़ का रेवेन्यू और 370.93 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया। ये आंकड़े कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लगातार कमाई करने की क्षमता को दिखाता है। कंपनी के स्टॉक में मजबूती दिखी है। 2 हफ्ते के हाई 2030 और लो 1170.10 रहा, जो इन्वेस्टर के भरोसे और मार्केट की दिलचस्पी को दिखाता है। इसके अलावा पतंजलि फूड्स ने अच्छा डिविडेंड यील्ड बनाए रखा है, जो शेयर होल्डर्स को वैल्यू देने के उसके कमिटमेंट को दिखाता है। पतंजलि फूड्स खाने के तेल, खाने और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और विंड पावर जनरेशन जैसे अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, राइस ब्रान, तिल, मूंगफली और रोस्टेड और वर्जिन नारियल तेल, वनस्पति, बेकरी फैट्स, सीड एक्सट्रैक्ट्स, सोयाबीन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और ग्लिसरीन जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स शामिल हैं। पतंजलि फूड्स के स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन, जैसे कि पतंजलि आयुर्वेद के नॉन फूड बिजनेस को 1100 करोड़ में खरीदना, इसके प्रोडक्ट ऑफरिंग को और बढ़ाया है, जिसमें घरेलू और पर्सनल केयर प्रोडक्ट शामिल हैं। ये कदम कंपनी के अपने रेवेन्यू सोर्स को डाइवर्सिफाई करते हैं और मार्केट में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के विजन के मुताबिक है। हालांकि कंपनी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें गुमराह करने वाले एडवर्टाइजिंग और क्वालिटी कंट्रोल के मुद्दों पर रेगुलेटरी जांच शामिल है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के एडवर्टाइजिंग पर टेम्पररी बैन लगा दिया और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का पालन न करने के कारण इसके 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। इन विवादों ने कंपनी की पब्लिक इमेज पर असर डाला और कंज्यूमर के भरोसा वापस लाने के लिए सुधार के उपाय करने की जरूरत पड़ी है। कुल मिलाकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने भारतीय एफएमसीजी लैंडस्केप में खुद को एक मजबूत एंटिटी के तौर पर स्थापित किया है, जिसके पहचान शानदार फाइनेंशियल ग्रोथ, स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट रिसाइलेंस से है। रेगुलेटरी चुनौतियों का सामना करते हुए कंपनी का एक्सपेंशन के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच और क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट इसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में लगातार सफलता के लिए अच्छी स्थिति में रखता है।